नमस्कार साथियों, आप सभी का बीएड परिवार में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने सभी साथियों तक लाइव सेशन को शेयर कर दें। ये अपने एक पूरे देश में जो आपको सबको पता है माहौल चल रहा है बीएड को 1 टू 5 पीआरडी से बाहर करने के लिए। अ, तो उस मुकाबले को डट कर लड़ रहा है अखिल भारतीय बीएड संघ, चाहे वो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की भर्ती हो या अन्य स्टेटों में चल रही हो। सबसे मामला हाईलाइट है वो वर्ग 3 में। क्योंकि बहुत सारे साथियों को सवाल आ रहे थे कि वर्ग 3 में क्या होगा, हमारी जॉइनिंग प्रोसेस आ गई है, चयन नियुक्ति की जो चयन का जो लिस्ट है वो चयन सूची सूची आ गई है और प्रतीक्षा सूची भी आ गई है। तो अब हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो उन साथियों को मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के डीएलएड वाले हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है और उनके वीडियो भी डले हैं। वो 2 तारीख को केस को रीस्टोर करवा रहे हैं क्योंकि इस वजह से जो बीएड धारी है उनको होल्ड पे रखा जाए और ओनली डीएलएड को नियुक्ति देके भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो सभी साथियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन बीएड धारियों तक अखिल भारतीय बीएड संघ के इस चैनल को इस बात को उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि उन वो सोते ना रहें। अगर सोते रहोगे तो पता लगे कि चयन सूची को ज़िंदगी भर चयन सूची को लेकर डोलते रहना, कुछ नहीं होगा, दिखाते रहना कि हमारी चयन सूची है। तो उस अकेली चयन सूची से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमको डटकर मुकाबला लड़ना होगा, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह। तो मध्य प्रदेश की जो अखिल भारतीय संघ की टीम है, उनके साथी हैं राहुल नामदेव जी। आप राहुल नामदेव जी से संपर्क करें और अश्विनी जी हैं, दानिश जी हैं, आशीष सुरे जी हैं, उनसे सभी से संपर्क करें। मध्य प्रदेश के साथियों से जो अखिल भारतीय बीएड संघ के हैं वो देख रहे हैं और अपनी बीएड संघ को मजबूत बनाएं। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार। क्योंकि अगर आप निष्क्रिय रहोगे तो आपको आपके हाथ में आई हुई नौकरियां जा सकती हैं, आपको होल्ड पे रखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसमें एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, चाहे राहुल नामदेव जी हो या फिर मैं हूं या कोई भी हो। सभी साथियों को डटकर मुकाबला करना होगा। इसमें एक साथी क्या कर सकता है बताइए आप? सभी को सभी तक ये बातें पहुंचानी पड़ेंगी, चाहे यूट्यूब चैनल का लिंक हो या फिर टेलीग्राम का लिंक हो, @BEDPRT सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। सभी साथियों को आपकी खुद की जिम्मेदारी है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर। कल अपना हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, 10 तारीख को ये हैप्पी न्यू ईयर हम मनाएंगे, जीतेंगे उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर। अब क्योंकि बेरोजगार हैं अपन सारे लोग, अपना हैप्पी न्यू ईयर जब सभी को अच्छा लगेगा जब सभी के पास जॉब होंगी। जो मेहनत करने वाले साथी हैं उनको जॉब लगे और अच्छी तरीके से न्यू ईयर मनाएंगे उस टाइम। क्योंकि अब न्यू ईयर किस बेस पे मनाएं? क्योंकि चयन सूची आ गई है, फिर भी चिंता लगी हुई है कि क्या 1 टू 5 में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। बिल्कुल अशोक चौधरी जी, नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। और आप सभी साथी थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, शाम की टाइम थोड़ा सा एक्टिव ग्रुप देख लिया करें, ग्रुप में क्या बात है, क्या एडमिन ने डाली है। क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही बीएड को 1 टू 5 में रखेगा। क्योंकि लास्ट टाइम देख रहे हो उन्होंने बोला हु इज प्रेजेंट द बीएड कैंडिडेट, तुरंत पटवाली सर ने आई एम प्रेजेंट बीएड कैंडिडेट। तो सीनियर एडवोकेट रखना बहुत जरूरी है और आप लोगों का निष्क्रियता बहुत ज्यादा है। अभी तक सीनियर एडवोकेट के लिए 40-45 हजार रुपए फीस आई है। देखो 5.5 लाख में से 40-45 हजार से क्या होगा? तो सभी साथी जो राजस्थान के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या पंजाब के हैं, पंजाब में भी होल्ड बीएड धारियों को पंजाब में होल्ड पर रख रखा है। तो ऐसे एमपी में वर्ग 3 में नौबत ना आए कि आपको होल्ड पर रखना पड़े, कल कोर्ट में केस ओपन हो जाए 2 तारीख को, परसों। तो सभी साथी अभी से एक्टिव हो जाएं, उन साथियों तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं और अखिल भारतीय बीएड संघ से जुड़ने की बोलें। क्योंकि एक बंदा तो सभी साथियों तक पहुंच नहीं सकता, सभी को एक कड़ी बनानी पड़ेगी उसमें जुड़ने के लिए। तो एक कड़ी से कड़ी बन के एक एक साथी को हमें जो गांव गांव से ढूंढ के जो बीएड धारी हमको सब हम सभी को उन बीएड धारियों तक अपनी बात पहुंचानी है, सबको बताना है क्या प्रोसेस, क्या मैटर चल रहा है और क्या हो सकता है। तो और हम किस तरीके से अखिल भारतीय वीर संघ का सहयोग करके सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ सकते हैं और मजबूती से पैरवी कर सकते हैं, जिससे अपना सीनियर एडवोकेट जिस तरीके से पिछली बार बात रखी उससे भी मजबूती तरीके से अपनी बात रख सके। क्योंकि सबसे पहले मौका बोलने का पिटिशनर को ही दिया जाता है। लास्ट टाइम आपने सुनवाई में देखा होगा, पटवाली सर बोल रहे थे
कि आई एम पिटिशनर, पिटिशनर फर्स्ट है, तो सबसे पहले मौका पिटिशनर को दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के साथियों को मेरा विशेष संदेश है कि वो याची जरूर बने, क्योंकि याची लाभ के बारे में हर आजकल कोर्ट का ट्रेंडिंग है, वो याची लाभ देने की प्रक्रिया अपना रहा है। जैसे कई सारी भर्तियां, यूपी की भी भर्ती परिणाम है, तो ये याचिकाकर्ता के लाभ के लिए बात एनसीटी और एमएचआरडी की एसएलपी में बोल रखा है, एमएचआरडी ने खुद ने, कि हम किस प्रकार पिटिशनर को लाभ दे सकते हैं। तो बिल्कुल राहत की बात वहां भी कर रखी है, तो क्यों ना हम मध्य प्रदेश से वर्ग 3 में चयनित है पिटिशनर बने, और अखिल भारतीय बीएड संघ सीनियर एडवोकेट में भी सहयोग होगा, आपकी भी नौकरी सुरक्षित रहेगी। मेरे साथ मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय बीएड संघ के एक्टिव साथी राहुल नामदेव जी जुड़ गए हैं, जो वर्ग 3 में खुद चयनित हैं। उनका चयन सूची में 500 कुछ नंबर पे है, ओबीसी में है, तो उनका खुद का चयन हो चुका है। राहुल जी अपनी बात कंटिन्यू रखिए। और इनके साथ ही जी सारे जी साथी में जो अश्विनी जी हैं वो भी सिलेक्टेड हैं, दानिश जी हैं वो भी सिलेक्टेड हैं, अमित जी हैं वो भी सिलेक्टेड हैं, आशीष सुरे हैं, वो भी, सभी साथी जो अखिल भारतीय बीएड संघ के साथी हैं, चाहे किसी भी स्टेट हो, सारे सिलेक्टेड हैं। चाहे मैं हूँ या फिर राजस्थान से हमारे साथ बिशन जी जुड़े हुए हैं, सारे लोग हैं जो अच्छे नंबर है। जी जी राहुल जी। देवेश जी, जी सबसे जी पहले तो चयनित सभी बीएड साथियों को बधाइयां जो मध्य प्रदेश से चयनित हुए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अखिल भारतीय बीएड संघ मध्य प्रदेश से मैं और मेरी जो समस्त टीम है, चाहे वो अमित जी हो, चाहे अश्विनी जी हो, चाहे आशीष जी हो, चाहे दानिश जी हो, चाहे सुनेहा मैम हो, या मैं हूँ, सभी चयनित हुए हैं। और अच्छी रैंकों के साथ सभी के नाम फाइनल जो चयन सूची है उसमें सभी के फाइनल चयन सूची में, ना कि वेटिंग में ना बैकलॉग, किसी भी पोस्ट पे नहीं है, हम लोग चयनित सूची में है। सभी लोगों के नाम आए हैं। इसके साथ हम लोग इससे पहले 3 आईए लगा चुके हैं, जिसमें हम लोग याचिकाकर्ता बने हैं, जिसमें हम लोग जितने भी साथी थे जो हमने अभी नाम बताए, ये सब पहले ही आईए में याचिकाकर्ता बन चुके हैं। आगे की बात सारी रखना, मतलब ये सभी साथियों को आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी को बता दूं कि डीपीआई ने 28 तारीख को, अभी जो जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेट आई थी 29 तारीख, उससे पहले 28 तारीख को डीपीआई ने एक लेटर जारी किया है, जिस लेटर में सबसे लास्ट में पॉइंट पे साफ साफ मेंशन करके रखा है उन लोगों ने कि जो भी नियुक्तियां होगी वो माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अधीन रहेगी। अब उच्च न्यायालय मतलब अपने जबलपुर हाईकोर्ट। अब आप सभी को बता दूं कि जो भी स्थिति ये बन रही है वो इसलिए बन रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2022 को हमारी भर्ती और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन कर दी थी। ये सारी जो प्रूफ है हम अपने ग्रुपों में प्रस्तुत कर रहे हैं, और सभी साथियों को जो भी बात बता रहे हैं सारी विथ प्रूफ सारी चीजें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 7 जुलाई को जब हमारी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन हुई, तो उसके बाद हम लोग इसके बाद आईए के माध्यम से वहां पे याचिकाकर्ता बने हैं। क्योंकि देखिए क्या है, आगे की स्थिति गजट बचता है नहीं बचता ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि एनसीटी गजट बचा लेगी या न नहीं बचा लेगी। लोगों की मानसिकता है कि सरकार हमें ले रही है, दूसरी मानसिकता ये कि एनसीटी का गजट है तो वो खारिज नहीं होगा। भाई हम क्यों मान के चले कि खारिज नहीं होगा? जोधपुर हाईकोर्ट से खारिज हुआ है ना। यही यही जो हमारे लिए समस्या बन के खड़ी हो गई है कि जोधपुर ने हाईकोर्ट ने जो गजट खारिज किया है, भगवान ना करे कि जब सुप्रीम कोर्ट से हमारा गजट खारिज हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपनी जबरदस्ती अपनी मानसिकता ना बनाते हुए कि भाई हमें सरकार ले रही है, एनसीटी का गजट खारिज नहीं होगा, तो भाई उससे बढ़िया है कि आप लोग याचिकाकर्ता बन जाएं। क्योंकि हम अपने एडवोकेट बीएड की तरफ से जो एडवोकेट खड़े कर रहे हैं, अगर वो गजट खारिज होने की स्थिति में हम अपना पक्ष रखवाएंगे कि जो बीएड आते हैं इनको अंतरिम राहत दी जाए और इनको याचिकाकर्ताओं को लाभ दी जाए। अभी मैंने एक एमएचआरडी का पेज सर्कुलेट किया है, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है जब कि अंतरिम रूप से राहत दी जाए इन याचिकाकर्ताओं को। तो जब एमएचआरडी और एनसीटी खुद बोल के रखी है, तो आप लोग क्यों इसमें अपना दिमाग ज्यादा लगा के और ये मानसिकता बना रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। नौकरी के सामने आप सभी को ये सब चीजें सोच के नहीं चलना है। आप सभी को ये सोचना है कि हम कैसे अपने आप को पूर्णतः सेफ मान बना के रखें। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया है कि 90% गजट बच गए, लेकिन भाई 10% नहीं बचा तो फिर आप क्या करेंगे?
तो भाई आप 100% कुछ नहीं होता है। 100% के लिए हम अपनी पूरी संभावना, अपनी नौकरी को बचाने के लिए याचिकाकर्ता जरूर बने। जी देवेश जी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, जो साथी मध्य प्रदेश से हैं सभी साथी अपने सभी साथियों तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लिंक को पहुंचाएं, इस वीडियो को उन साथियों तक पहुंचाएं जो जिनका वर्ग 3 में चयन सूची में नाम है और प्रतीक्षा सूची में नाम है। उन साथियों तक अपना ये बात जरूर पहुंचाएं और स्क्रीन पर राहुल नामदेव जी का नंबर चल रहा है, उनसे आप बात करें और आपको सारी जी जी। प्रोसेस बताएं। आप लोग याची जी जरूर जी बने देवेश जी। जो मैं साथ। यही बोलना चाहूंगा कि भाई जब तक आप याचिकाकर्ता नहीं बनोगे और अगर गजट रद्द होता है तो इस स्थिति में जब हमारा एडवोकेट पक्ष रखेगा या अंतरिम राहत की बात रखेगा हम बीएड वालों के लिए, तो भैया उस स्थिति में जो बीएड की याचिकाकर्ता बने, यानी जो फर्स्ट आईए में हम लोगों ने 107 लोगों को पिटिशनर बनाया, याचिकाकर्ता बनाया, दूसरी आईए में 84 लोगों को पिटिशनर बनाया, तीसरी आईए में हम लोगों ने 181 लोगों को, और चौथी आईए लगने वाली है, और फाइनल 5 तारीख तक हम आईए लगा देंगे। उसमें करीब अभी 30 लोगों के नाम आ चुके हैं। जो जो भी साथी चयनित हुए हैं बीएड वाले वो सभी याचिकाकर्ता बन जाएं। देखिए ये हम अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। आप बनोगे तो आप पाओगे, आप नहीं बनोगे तो जो बन गया है वो पाएगा। आप खुद आप अपनी नौकरी खो दोगे। ठीक है, ये बिल्कुल संभावना हम साइड से लेके चल रहे हैं और लेके ही बिल्कुल चलनी चाहिए ये सब चीजें। जी देवेश जी। बिल्कुल राहुल, क्या मुझे आशा है कि सभी साथी मध्य प्रदेश के राहुल जी की आवाज को, अखिल भारतीय मध्य प्रदेश बीएड संघ मध्य प्रदेश की आवाज और अखिल भारतीय बीएड संघ ऑल इंडिया की आवाज को आप सभी साथियों तक पहुंचाओगे। और मेरे साथ बिशन जी जुड़े हुए हैं। बिशन जी, कुछ साथियों को सवाल आ रहे हैं, जैसे राजस्थान के साथी सवाल कर रहे हैं कि रीट 2021 में क्या बीएड धारियों को नियुक्तियां मिलेंगी, और रीट 2022 में, रीट तो सब्जेक्ट टू आउटकम है 22 के। बहुत सारे साथी को सवाल आ रहे हैं कि रीट 2022 मेंस है वो सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों नहीं है, और क्या पंजाब के साथियों को भी नियुक्तियां मिलेगी जो होल्ड पर डाल रखे हैं हाईकोर्ट ने। इन सभी साथियों के जवाब हमारे बिशन जी देंगे अच्छे से। और 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को क्या क्या उनके पास क्या उनकी नौकरियां जा सकती हैं, और बिहार से चयनित है उनकी भी नौकरियां जा सकती हैं, और जो पश्चिम बंगाल से चयनित हो गए क्या उनकी भी नौकरियां जा सकती हैं, इस फैसले अगर नेगेटिव आता है। और अदर राज्यों में ज्वाइनिंग मिल गई है उनके भी जा सकती है नौकरियां, नहीं जा सकती हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार की जो भर्ती है वो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में 6 पेज, और यूपी की 69,000 भर्ती भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इन सभी सवालों का जवाब हमारे बिशन जी अच्छे से देंगे। जी बिशन जी। जी, अखिल भारतीय बीएड संघ की तरफ से सभी साथियों को नमस्कार, और सभी साथियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं भी। बिल्कुल अगला बिशन जी। नववर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां लाए और आप सभी का जीवन उमंग और उत्साह से भरा हो, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। साथियों, जो राजस्थान के साथी बार बार जो पूछ रहे हैं प्रश्न कि 2021 सीट का क्या होगा या 2022 की वैकेंसी का क्या होगा, तो साथियों, अब जो 10 जनवरी को हमारी हियरिंग होने जा रही है वो फाइनल हियरिंग होगी। इस हियरिंग में ये निर्णय हो जाएगा कि एनसीटी का गजट रहेगा या नहीं रहेगा। साथियों, अगर एनसीटी का गजट रहता है तो निश्चित तौर पर सभी स्टेट के साथी पीआरटी पोस्ट के लिए हमेशा हमेशा के लिए योग्य रहेंगे। अब बात है एनसीटी की गजट की, तो साथियों लीगल रूप से अपन कहीं कमजोर नहीं है। अपने साथ में एनसीटी है, यूनियन ऑफ इंडिया अपने साथ में है, और अपना खुद का भी पक्ष मजबूत है। उनके पास में डीएलएड वालों के पास में एक ही रटा रटाया जवाब रहता है, जो हर हियरिंग में वो बोलते हैं कि एमएचआरडी के कहने पे एनसीटी ने बनाया, एमएचआरडी के कहने पे एनसीटी ने बनाया। लेकिन उनके पास में कोई ऐसा लीगल ऑथेंटिक, जो कह सकते हैं मजबूत लीगल रूप से वो ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है जिसके आधार पर वो इस बात को रखे। तो साथियों, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2021 की वैकेंसी में क्या होगा, जब तक जो कट ऑफ जारी की गई है वो इन सभी साथियों को जो लेवल 1 में नियुक्ति दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन दी गई है। वहां से सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं तो निश्चित तौर पर याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट मिलेगा, और या तो उनको हटा करके याचिकाकर्ताओं को दिया जाएगा, अगर उनको हटाया नहीं जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा शैडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात 2022 की वैकेंसी की, तो जितने भी हमारे बीएड के साथी हैं उन सभी साथियों से भी मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि 2022 की वैकेंसी भी इसी ही डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहेगी। अगर 10 जनवरी को वहां से डिसीजन अपने पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को आज ही विश्वास दिलाता हूं कि 2022 की वैकेंसी में भी लेवल 1 में बीएड वाले शामिल रहेंगे। ये जो 2022 की रीट पात्रता परीक्षा थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन हो चुकी थी, और ये जो मुख्य भर्ती अध्यापक भर्ती परीक्षा आई है, अभी जो विज्ञप्ति आई है,
ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 10 तारीख को ही अपना मामला, आप लोगों ने सभी ने देखा है कि पिछली हियरिंग में जज साहब ने अपना मैटर टॉप में लगाने के लिए बोला था, और निश्चित तौर पर अभी जो लिस्ट आएगी उसमें भी अपना मैटर 1 to 5 में टॉप में रहेगा। और अगर वहां से अपना फैसला हो जाता है, और निश्चित तौर पर 2022 में भी किस आधार पे आप लोग कहोगे कि सम्मिलित रहेगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आगे वापस दोबारा कोई टेट का एग्जाम करवा के फिर मेन एग्जाम को वो हो सकता है एडजन करवा के आगे करवाए और उसमें शामिल करवाए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 2021 का जो टेट का रिजल्ट था वो रिजल्ट सभी का जारी करके और उसमें जितने भी एबल थे उनको 2022 का लेवल 1 का एग्जाम दिलवाए। ये भविष्य के गर्भ में है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे निर्भर करेगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो साथियों, आप सभी से फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अगली जो 10 तारीख की हियरिंग हो रही है उसके लिए आप सभी साथी आर्थिक सहयोग करते रहें, क्योंकि साथियों डीएलएड की तरफ से आप सभी को पता है कि वो मजबूत से मजबूत टीम उतारने के लिए कोशिश करेंगे अब फाइनल हियरिंग में, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, मीनाक्षी अरोड़ा जी हो, मनीष सिंघवी जी हो। तो बीएड की तरफ से भी अपनी तरफ से मजबूत पैरवी होनी चाहिए। इसलिए आप सभी साथी आर्थिक सहयोग करोगे तो ही ये संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा साथियों। और रही बात बिल्कुल। अदर स्टेट की, यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती, उनकी भी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन हो चुकी है और यूपी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भी इश्यू नोट कर लिए गए हैं। और चाहे बिहार की हो, बिहार की 6ठे चरण की नियुक्ति है वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन हो रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी नोटिस इश्यू कर लिए हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों वेस्ट बंगाल वालों की भी यही स्थिति है, उनको भी भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन है और उनको भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। तो जितने भी स्टेट्स में प्राइमरी की जो वैकेंसीज हैं अभी रनिंग में है या हो चुकी हैं, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन हो चुकी है। तो यूपी वाले उन साथियों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भी आगे आइए, आप लोगों की जॉब लगी हुई है और आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि इस केस को हम लोग मजबूती से लड़ सके और आपके भविष्य के ऊपर भी किसी प्रकार का खतरा नहीं आए। चाहे वेस्ट बंगाल के साथी हो, चाहे बिहार के साथी हो, वे सभी मिलकर के जिन साथियों की जॉब लगी हुई है वो आकर के आर्थिक सहयोग करें ताकि इस केस को मजबूती से लड़ा जा सके और आप सभी का भविष्य सुरक्षित रहे। बाकी एमपी के साथियों के लिए मैं विशेष रूप से और कह रहा हूँ, जितने भी एमपी के साथी हैं जिनकी अभी लिस्ट आई है, तो जिन जिन साथियों का लिस्ट में नाम आ रहा है वे सभी साथी याची जरूर बने ताकि आप लोगों की भविष्य के ऊपर किसी प्रकार का खतरा न मंडराए आने वाले समय में। और आप लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें एमपी गवर्नमेंट ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी किया है कि ये भर्ती आपकी माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। हाई कोर्ट के वैसे भी इसको आउटकम ऑफ एसएलपी कर रखा है, तो हाई कोर्ट बिल्कुल। वही इम्प्लीमेंट सुप्रीम करेगा कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। वहां से जो भी बिल्कुल। डिसीजन आएगा वो हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंट होगा। तो निश्चित रूप से आपका भविष्य भी सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के ऊपर टिका हुआ है। अगर गजट बचता है तो ही आप लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी, या आप हो सकता है आपकी एमपी गवर्नमेंट पहले से ही आपकी नौकरी को होल्ड कर ले, आप लोगों को नौकरी होल्ड कर ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा के सारी आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करके हो सकता है कि आपकी नौकरी को वो कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकती हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आउट नहीं हो जाता है तब तक। तो साथियों, बिल्कुल। आप लोगों की पूरा का पूरा जो भविष्य है, आपका पूरा फ्यूचर है वो एनसीटी के गजट के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए आप लोग आर्थिक सहयोग भी करें, साथ में आप सभी साथी याची जरूर बने ताकि आप लोगों के ऊपर आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। अगर आप लोग याची नहीं बन, आप लोग के मन में ये भी प्रश्न रहेगा कि याची बनने का क्या फायदा है, तो याची बनने का ये फायदा है, अगर बाई द वे गजट का डिसीजन अपने पक्ष में नहीं आता है तो निश्चित तौर पर यूनियन ऑफ इंडिया और अपने बीएड के एडवोकेट के द्वारा भी यही बहस की जाएगी कि जितने भी याची हैं उनके साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उनका हित साथियों, प्रभावित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जो याची हैं उनका हित प्रभावित नहीं हो, ये यूनियन ऑफ इंडिया ने अपनी एसएलपी में भी कहा है और बीएड का एडवोकेट भी इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखेगा कि जितने भी याची हैं उनका हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अब आप और लोगों के विवेक के ऊपर निर्भर है, आप लोग शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों में भी इतनी समझदारी है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा साथियों, आप लोगों की नौकरी आपके हाथ में आई हुई है। चंद स्वार्थ के लिए अगर आप अपनी नौकरी को गवा देते हो तो शायद आप लोगों जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है और अभी दिनों दिन कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, ये आप सभी लोगों को भली भांति पता है।
तो बिल्कुल साथियों, बिशन जी, अब बताऊं, जिंदगी भर जब आपको चयन सूची में नाम है तो इस चयन सूची को और जो प्रतीक्षा सूची है उसको लेकर जिंदगी में गले में बांध के लटकाते डोलते रहना बाद में कुछ नहीं होगा पछतावे के अलावा, क्योंकि जब समय निकल जाता है उसके बाद कुछ नहीं होता है। अगर समय से पहले जाग जाएंगे तो सब कुछ होगा, नौकरी मिलेंगी, अगर बाद में जागे तो कुछ नहीं होगा। और उन साथियों से मेरा निवेदन है जो राजस्थान के साथी अदर स्टेट के हैं, निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं, उस आर्थिक रूप से सहयोग उनका बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। 40-50 हजार रुपए सहयोग आया, उस सहयोग से कुछ नहीं होने वाला। तो सभी साथी अखिल भारतीय बीएड संघ का जो टेलीग्राम करेंगे उससे जुड़े और ग्रुप में जाके वहां पे जो नंबर दे रखे हैं उन पर सहयोग जरूर करें। अगर आप सहयोग नहीं करते हो तो आपको खुद परिणाम आपको देखने पड़ेंगे, जिस तरीके से आप निष्क्रिय रह रहे हो। और पंजाब के साथी बीएड प्राइम टीम से संपर्क करें जो पंजाब से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनकी वैकेंसी होल्ड पर डाल रखी है पंजाब में बीएड धारियों की, और नई भर्ती आई है उसमें उनको शामिल ना करते हुए ओनली डीएलएड को शामिल करते हुए एटीटी को भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ा दी है 2022 वाली। उसका शायद अप्रैल में एग्जाम है, तो उस एग्जाम में भी आपको बिठाया जाएगा पंजाब के साथियों को। तो साथी बिल्कुल प्राइम टीम। बिल्कुल देवेश जी, पंजाब की जो पहले वाली वैकेंसी में जिनको डीएलएड वालों को नियुक्ति दी गई है, बीएड को नियुक्ति नहीं दी गई, जो अपने राजस्थान की स्थिति है वो सेम स्थिति पंजाब में भी है। तो उन साथियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। वहां से अगर अपन लोग बजट बचा लेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी नियुक्ति दी जाएगी, पुराने वाली वैकेंसी में भी, और न्यू वैकेंसी जो आपके अप्रैल में होनी है उसमें भी आप लोगों को शामिल करते हुए वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, उनकी भी डेट आ गई अपनी तरह, मार्च अप्रैल में वैकेंसी। कोई साथी लिख रहा है केवीएस के लिए आईए कौन लगवाएगा, बिल्कुल केवीएस से आप पत्र लिखिए केवीएस को, एडवोकेट उतारने को, केवीएस अपना पक्ष और मजबूती से रख सकेगा, क्योंकि इस नियम में कुछ इंटरफेयर केवीएस का भी है। तो केवीएस में आप पत्राचार करके केवीएस को इन्फॉर्म करिए और हम अपने साथियों को पहुंचाएंगे, 1-2 दिन में सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आप इस बात की कतई चिंता ना करें और टेलीग्राम से जुड़ें, और इस बात बारे में हम विचार करेंगे कि क्या केवीएस का भी वहां पे पक्ष रखने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, देवेश और हम लोग लगातार जी, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पक्ष जितना मजबूती से रखा जा सके, वो हर बिंदु पे हम लोग गहराई से इस बात पे चिंतन कर रहे हैं। और आप सभी साथियों से फिर विनम्र निवेदन है कि आप लोग आर्थिक सहयोग करते रहें, ताकि हम लोग सीनियर एडवोकेट को टाइम की फीस जमा करवा सकें और सीनियर एडवोकेट को उतार सकें। अगर जी आप जी लोगों का जी देवेश आर्थिक जी सहयोग नहीं रहा तो निश्चित तौर पर हम लोग सीनियर एडवोकेट को नहीं उतार पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है साथियों। आप लोगों के सहयोग के ऊपर बिल्कुल ही डिपेंड रहेगा सारा कुछ। अब ये फाइनल सुनवाई होने जा रही है, अपन लोगों ने इतने दिन जितना भी केस पे पैसा खर्च किया वो कोई काम का नहीं रहेगा साथियों। अगर अगर फाइनल हियरिंग में अपना सीनियर एडवोकेट नहीं रहेगा तो फिर जितना आज दिन तक अपन लोगों ने इस केस के लिए पैसा खर्च किया उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण है वो अपने लिए है फाइनल हियरिंग में सीनियर एडवोकेट को उतारना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी साथी समझदार हैं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए आर्थिक सहयोग करें। जी 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 बिशन जी, वही बात है कि चाहे वो एनसीटी हो चाहे एमएचआरडी हो, हर जगह जाना, वहां पे प्रयास करना, अपनी तरफ से बीएड की पक्ष से प्रयास करना, एडवोकेट को उतारना, फंडिंग करना, सारे प्रयास हमारी तरफ से लगातार अखिल भारतीय बीएड संघ बराबर कर रही है और आगे भी करेगी और आगे करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन आप सभी जो मध्य प्रदेश के साथी हैं, आप सभी को एक बार और एक बात बता दूं कि डीएलएड वाले पुनः केस स्टैंड कराने के लिए पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब आज आप जब उन्होंने डिस्कस जी जी किया है एडवोकेट जी, राहुल जी, उन्होंने शायद डिस्कस किया है एडवोकेट के साथ आज, और उन्होंने शायद वीडियो भी डाली है, आप देख और सकते हो उस वीडियो को। तारीख को हाँ, केस और रिओपन। 2 तारीख या 3 तारीख को वो करीब केस को फिर से स्टैंड करा लेंगे, क्योंकि आप सभी को बता दें कि 7 तारीख को जो फाइनल आउटकम हुई थी, तो केस पे पेंडिंग बता रहा है, एमसीसी लगी हुई है और केस को डिस्पोज किया गया है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर होगा वो हाई कोर्ट से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी फिर वो जो ऑर्डर होगा उसका सहारा लेते हुए जो डीएलएड वाले हैं उस केस को वहां से ओपन करा के और उस पर जो जो भी ऑर्डर होगा उसको इम्प्लीमेंट हाई कोर्ट से करा देंगे। और वो जो हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा वो ही हमारी राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। आप सभी को बता दूं तो 2011 की भर्ती में 12th बेस पे फॉर्म फिल कराए गए थे, लेकिन एनसीटी के जो 23 अगस्त 2010 के जो नियम के अकॉर्डिंग 2012 तक ही ये छूट प्रदान की गई थी एनसीटी के द्वारा। तो आप लोग जो बोलते हो कि क्यों बाहर किया गया था, तो देखिए एनसीटी का नियम राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य होती है। तो जो एनसीटी ने जो अलाउ किया था केवल 2012 तक, उसके बाद जो ऑर्डर था उसके बेस पे हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड को बाहर किया गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीएड एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के लिए। ये जो डीएलएड वाले अपनी मानसिकता बना के रखे हैं, भाई एक चीज ये बताइए कि एनसीटी ने ही डीएलएड को अधिकार प्रदान करे हैं, एनसीटी ही
डीएलएड को प्राथमिक के लिए जो क्या बोलते हैं सिलेबस जारी करती है, वही डीएलएड एनसीटी और बीएड दोनों का जो सिलेबस होता है वो दोनों के एनसीटी लिए जारी करती है। तो एनसीटी को जारी पता है करती है। कि तो डीएलएड और बीएड के पाठ्यक्रम में कितनी समानताएं हैं और कितनी असमानताएं हैं, वो जी एनसीटी जी। भली भांति जानती है। दोनों के हाँ सिलेबस तो में कितना ये अंतर है वो जी एनसीटी ने जी ही तो तैयार ये किया है। कोई जब दोनों का सिलेबस, तो एनसीटी से बात नहीं है कि डीएलएड के सिलेबस 2 वर्ष का वो भी है और 2 वर्ष का बीएड। जब डीएलएड वाले 1 to 8 तक पढ़ा सकते हैं, सॉरी 6 to 8 में ग्रेजुएशन करके उसी डीएलएड की डिग्री के आधार पे, तो निश्चित तौर पर बीएड वाले भी 1 to 5 में पढ़ा सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस बात में हाँ, एनसीटी और बीएड भी हायर पुरजोर तरीके एजुकेशन से अपना रखता है। पक्ष रखेगी। हाँ एनसीटी हाँ। पुरजोर तरीके दूसरी से अपना पक्ष रखेगी साथियों। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है अपने लिए, वो है बीएड की तरफ से अपना मजबूत एडवोकेट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जी जी बीएड की बात को प्रमुखता से रखे और निश्चित तौर पर जी अपना बिशन गजट सर। बचेगा और अपन लोग कामयाब होंगे। जी जी बिशन सर, और मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। केवल वो ये उन डीएलएड वालों के लिए था कि ये जो बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, एनसीटी ने ही एनआईयूएस डीएलएड को मतलब अलाउ किया था प्राइमरी के लिए, जबकि वो 18 मंथ का कोर्स था। दूसरी बात, बीएड को भी एनसीटी ने ही अलाउ किया है और डीएलएड को ही एनसीटी ने अलाउ किया है। तो भाई एक ही संस्था है जो दो लोगों को अलाउ कर रही है, तो तीसरों की अलाउ करने में क्या ये क्यों अलाउ नहीं कर सकती? आप ये बताइए कि क्यों एनसीटी को ये अधिकार नहीं है कि केवल डीएलएड को ही अलाउ कर सकती है? भाई एक बिल्कुल माई बाप बिल्कुल संस्था एनसीटी है, तो वो हमें अलाउ कर रही है। तो आप लोग ये जो बोलते हो कि ये गजट गलत है, क्यों गलत है भाई? एनसीटी केवल बीएड के लिए ही गजट क्यों गलत है? अरे ये राहुल जी, डीएलएड के उनकी लिए क्यों बातों को नहीं है अपन को गलत? ध्यान नहीं देना है। अपन तो उनकी वो ही बातों को, बात है। तो वो हाँ ही हाँ, बात है कि वो हम निश्चित तौर मध्य पर प्रदेश अपना के सभी लीगल रूप साथियों से को अपन इसीलिए मजबूत हैं बताना और चाह अपने जो रहे हैं। पॉइंट्स हैं वो अपने पास में हैं। किस आधार पे एनसीटी है, किस आधार पे यूनियन ऑफ इंडिया है, किस आधार पे अपन केस को लड़ रहे हैं, वो लीगल पॉइंट्स अपने बिल्कुल मजबूत हैं। निश्चित तौर पर अपन को और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली सुनवाई में वो बताने पिछली की सुनवाई में जरूरत उनके नहीं है जो हुआ एडवोकेट था। केस के लोकस को भटकाने की कोशिश करते हैं, केस को बार बार राह से भटकाने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा फाइनल हियरिंग में नहीं होने देंगे। जज साहब खुद स्पष्ट रूप से मना करेंगे। जज साहब ने भी मीनाक्षी अरोड़ा जी को पिछली बिल्कुल हियरिंग में स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि जो एनसीटी करेगी बिल्कुल वही होगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल एनसीटी और से जानना चाहेंगे। जी जी। बिल्कुल तो विशन जी, ये और जो मुद्दा भटकाने की रहा कोशिश कर रहे रहा हैं, ये जो फाइनल हियरिंग में रहा इन बातों पे जोधपुर बहस ही नहीं होगी। रहा बिल्कुल जोधपुर बात हाईकोर्ट का ऑर्डर रहा जोधपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर, तो पिछली सुनवाई में कोई भी किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, क्योंकि बंगाल हाईकोर्ट का मैटर बंगाल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो इसके विपरीत है, क्योंकि बीएड को प्राथमिक में उनके उनने मान्य किया है और इनने डीएलएड ने गजट रद्द कर दिया है। तो इस जोधपुर हाईकोर्ट ने गजट रद्द किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे स्टेटों पे ये लागू होगा। कहने की बात बिल्कुल यही है बिल्कुल। कि हाईकोर्ट के ऑर्डर मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होती है। वो अपने संज्ञान से, अपने स्तर से उस केस को देखेगी। बिल्कुल जो ये पॉलिसी का मामला है सारा, कहीं भी नहीं लिखा कि किस तरीके से नियम बनाएंगे, क्या है नियम की प्रोसेस, कोई भी ये सारे से हमारे बार पास बार वो, लीगल पॉइंट। अपनी बात को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फाइनल आर्गुमेंट में क्रॉस आर्गुमेंट होंगे तो वहां पे अपनी बात रखने के लिए सीनियर एडवोकेट रहना है, क्योंकि जूनियर बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता। सीनियर बराबर का होगा तो बीच में इंटरप्ट करके अपनी बात तो रख सकता है। तो इसलिए अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए सीनियर एडवोकेट होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप बीएड साथी, अगर आप रियलिटी में अपनी नौकरी चाहते हैं, तो सभी साथियों को अपने मिलने वाले हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है या फिर बीएड कर रहे हैं, उनको अखिल भारतीय बीएड संघ के टेलीग्राम से जोड़ें। इसमें लिंक अब दे मैं रखी है डिस्क्रिप्शन। मैं अब मैं एक समस्त साथियों साथियों को एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि रहा गजट की बात, तो एनसीटी एमएचआरडी अपने गजट के लिए लड़ रही है। साथ में उनने अंतरिम राहत की बात डाल रखी है, लेकिन बात यही नहीं है। बात जैसे बीएड है तो बीएड के पक्ष के लिए बीएड का पक्ष रखेंगे एडवोकेट हमारे पीएस पटवालिया जी रखेंगे। और अगर मान लो गजट रद्द होता भी है तो एनसीटी एमएचआरडी का कुछ नहीं जाएगा आप अपने समस्त बीएड साथियों का जाएगा जो जाएगा, क्योंकि भाई चयनित हो बिल्कुल। नौकरी इतना अपन ने आसान देखा नहीं है। होगा ना, आज दिन तक एनसीटी की तरफ से कितनी बार सीनियर आया या नहीं आया, वो अपन लोगों से किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अपन लोग भली जी भांति जी जानते हैं कि एनसीटी इस केस को कितना सीरियसली ले रही है। जब जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन आता है, उसके लगभग 7 महीने बाद एनसीटी आकर के एसएलपी दायर करती है, तो निश्चित तौर पर एनसीटी इस केस के मामले में कितना सीरियस है या नहीं है वो आप सभी लोगों को पता है। तो निश्चित तौर पर अपना हक प्रभावित हो रहा है, तो इस केस को प्रमुखता के साथ में लड़ना अपन को ही पड़ेगा। और बिल्कुल जितने भी साथी पिटिशनर बने हुए हैं, आप सभी साथी प्लीज, जो आप लोगों ने पिटिशनर बन के ठीक है पिटिशनर बने हैं, आप अपनी तरफ से और भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारा एडवोकेट खड़ा होगा तो ही पिटिशनर लाभ मांग पाएगा।
वरना बिल्कुल। एडवोकेट ऐसे पिटिशनर बनने से कुछ नहीं होता है कि आप पिटिशनर बन गए हो तो आपको लाभ मिल जाएगा ऑलरेडी। आज इसके दिन लिए तक जब अपन तक लोगों ने इस आर्गुमेंट केस नहीं के लिए होंगे। भले कितना भी कुछ भी कर लिया है, लेकिन अगर फाइनल हियरिंग में अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं हुआ, अपनी कमजोर पैरवी रही, तो आज दिन तक जितना भी काम अपन लोगों ने किया उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सब कुछ डिपेंड है फाइनल हियरिंग के ऊपर। जितना भी आज और लोगों मैं आज दिन तक आप सभी हम सभी ने मिलकर के आप सभी ने मिलकर के कार्य किया है इस केस के लिए, जितना भी समय दिया है, उस समय को सही सार्थक साबित करने का जो सबसे अंतिम मौका है वो फाइनल हियरिंग का है। उस दिन अगर अपनी रूप जी बिशन सर। एडवोकेट की तरफ से मजबूत पैरवी होती है तो निश्चित रूप से अपने पक्ष में डिसीजन आएगा। बाकी आज दिन हाँ तक अपन ने और इस केस के लिए कितना भी पैसा खर्च कर लिया हो, कितनी भी समय बर्बाद कर दिया हो, लेकिन वो सब डिपेंड रहेगा फाइनल हियरिंग के ऊपर। तो आप दूसरी सभी बात, साथी फाइनल एक हियरिंग के बार लिए और आर्थिक सहयोग करें ताकि सीनियर एडवोकेट को जी उतारा जा जी, सके। एक बात और सभी जो भी, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे एमपी से हो या अन्य स्टेटों से जो भी याचिकाकर्ता बने हुए हैं, उन सभी को मैं एक बार फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि आप, खासकर एमपी वाले, क्योंकि एमपी वालों की मानसिकता है कि सरकार ले रही है, तो मैं खासकर उन एमपी वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार के भरोसे आप बिल्कुल मत बैठिए। आपकी खुद की नौकरी है, सरकार तो 4 लाइन का ऑर्डर पास करके आपको बाहर कर देगी, जैसी 2011 में किया सरकार था, ने तो और यहाँ भी सरकार कर ने देगी। स्पष्ट रूप से सरकार ने जो स्पष्ट रूप से लाइन लिख दी स्पष्ट है रूप में कि आपकी डीपीआई भर्ती विभाग ने प्रक्रिया स्पष्ट लिखा न्यायालय है। के अधीन रहेगी। ये उन्होंने इस बात को जी मेंशन जी किया है उन्होंने। जी, तो जैसे और ही ऑर्डर होगा तो वो स्पष्ट रूप से आपको 4 लाइन का फिर एक ऑर्डर जारी कर देगी, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप सभी को बोलता हूं कि आप सभी याचिकाकर्ता बने, क्योंकि अंतिम रूप से याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट दिया जाता है, और हमारे एडवोकेट खड़े होंगे तो उस पे ही बाद में आर्गुमेंट करेंगे वो। इसीलिए आप सभी साथी समझने का प्रयास कीजिए, बाकी फिर आप सभी की मर्जी, जिसको बनना है बनिए, जिसको नहीं बनना है वो अपनी समझदारी और अपने ज्ञान जो भी है आपके पास तो वो अपने तक सीमित रखें, और जिनको बनना था वो बन चुके हैं। बिल्कुल, राजस्थान के साथियों से मैं कहना चाहूंगा जो याचिकाकर्ता बन गए हैं, आप लोगों ने उन लोगों को मोटी मोटी फीस दी है, कोई बात नहीं। पर आप लोग, अब आपकी नौकरी का लास्ट फाइनल स्टेज है, आपको नौकरी, आप तैयारी करते रहिए अपनी, पर जो फाइनल केस है उसके लिए आप सहयोग जरूर करें। जैसे सीनियर एडवोकेट आए, अपनी बात रखें, और आपको नौकरियां जरूर मिलेंगी। आप याचिकाकर्ता हैं राजस्थान से, तो राजस्थान के सभी साथी थोड़े बहुत बिल्कुल। एक्टिव रहें, पढ़ाई भी रखे, ऐसा नहीं राजस्थान हम। के सभी साथी एक्टिव भी रहें और उन चंदा सौरों को आप लोग जवाब भी दें जिन लोगों ने बिल्कुल आपके साथ में धोखा किया है, आपके भविष्य के साथ में धोखा धोखा किया है। निश्चित तौर पर वो चंदा चोर जितने भी थे, 2 या 3 लोग, वो जिंदगी भर इस बात को अपन कभी उनको बख्शेंगे नहीं। उन्होंने पूरे देश के बिल्कुल बीएड के भविष्य को डुबोया है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल हम लोग इस केस को मजबूती से अभी केस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि ताकि केस को मजबूती से लड़ सके। और निश्चित तौर पर उन चंदा चोरों के खिलाफ भी हम लोग थे, जी जी, आगे यही भी हैं। जी बिशन सर, बिल्कुल ये हमारी जीत का, अगर हमारी जीत होती है तो ये उनके मुंह पे बिल्कुल थप्पड़ के समान होगा, क्योंकि बिल्कुल हम उनको बिल्कुल। जवाब देंगे कि हाँ हम भी जीत बिल्कुल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते हैं। सब करने के लिए ही हम सब मध्य सभी स्टेटों से आगे आए हैं, और सबको मिलके कदम से कदम मिला के चलना होगा, वरना 4 लोगों के करने से ये पूरा युद्ध स्तर की लड़ाई है, 4 लोगों के करने से ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं। सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, चाहे वो एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी स्टेट हो। बिल्कुल, हमारे उत्तर प्रदेश से साथी हमारे बहुत ही एक्टिव साथी हैं, सौरभ चौधरी जी और रजत गुप्ता जी, और उनके साथी हैं सुमित जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनुज भैया जी हैं। आप मध्य यूपी से हैं तो उनसे बात करें जो भी है आपको। और हमारे साथी जो टीम है जो जल्दी अपने काम पे लग जाएगी, 1-2 दिन बाद, जैसे नई साल का है कल, 1-2 दिन बाद अपनी टीम लगातार दोबारा अपनी फिर काम पे लग जाएगी सभी। जैसे आप सबकी डिमांड है तुषार मेहता सर को लाने की, तो हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम फुल इसके बाद फुल कोशिश करेगी कि तुषार मेहता सर इस पैरवी करें और आए मजबूत। पर अपना कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य करिए, सीनियर एडवोकेट के लिए सहयोग जरूर करिए। और कुछ साथियों को सहयोग आ रहे हैं कि केबीएस से आईए के लिए, तो आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे मीटिंग में, और जो भी निर्णय होगा हम केबीएस के लिए भी करेंगे। और जो भी साथी अपनी बात रखने हैं और कमेंट करें, जिससे हम आपकी बात बात केबीएस बात केबीएस की यूं है कि केबीएस में ऑल ओवर स्टेट के सभी बीएड साथी बैठेंगे। ये तो उन सभी बीएड साथियों को सोचना चाहिए कि हम केबीएस का एग्जाम देने वाले हैं, 1500-1500 रुपए का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन अगर 500-1000 रुपए बीएड को जिताने के लिए अगर सहयोग कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।
मेरे हिसाब से ये चीजें सोचना चाहिए और तर्क लगा के ये सब चीजें कि भाई हमारे भविष्य का सवाल है। केबीएस के लेटर में साफ साफ मेंशन है कि आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी और फाइनल आउटकम रहेगी जो भी रहेगा। तो आप लेके ये 500-1500 रुपए फॉर्म फिल करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन 500,000 रुपए बीएड को जिताने के लिए सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी मानसिकता को पता नहीं क्या है, मतलब ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई भी आपको जानकारी लेनी है, राहुल नामदेव जी का स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, ज्यादा परेशान ना करें। मध्य प्रदेश के साथी हैं जिनका चयन सूची में नाम है और प्रतीक्षा सूची में नाम है, वो संपर्क करते हैं राहुल नामदेव जी से। आप याची जरूर बने, क्योंकि अगर इधर उधर होता है तो याची लाभ जरूर दिया जाएगा। कोई भी साथी अपनी बात रख रहे हैं तो मतलब कमेंट में किसी को सवाल जवाब है वो कमेंट करते जाएं, मैं आपके सवाल के सभी के आंसर दूंगा। बिल्कुल, राजस्थान में बहुत कंपटीशन है ना। 500-700 लोग हैं जो कट ऑफ के दायरे में, अबव 500, तो सरकार को नौकरी 500 लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दे देगी आराम से। वो 500 लोग सहयोग करने के लिए सरकार आगे के तो पास सरकार नहीं नहीं देवेश जी, सरकार के पास ऑप्शन रहता है कि वो शैडो पोस्ट निकाल के एक जो भी है उसको फुलफिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है राजस्थान वालों के। ये सोच के सभी राजस्थान की याचिकाकर्ता बैठ गए कि अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने पोस्टें फुल कर दी हैं तो अब हमको वैसे भी नहीं दी जाएंगी। भाई ये कोई बात नहीं होती है। ये नियम के तहत अगर आप जीतते हो तो आपको बिल्कुल बेनिफिट दिया जाएगा, चाहे वो शैडो पोस्ट निकाल के हो, चाहे वो पुरानी भर्तियों को फिर से करके जो भी है। तो जिस तरीके से सरकार देखेगी वो देखेगी। बिल्कुल। रीट 2022 साथी बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि रीट 2022 10 तारीख के बाद या लास्ट 16 कब है, फॉर्म फिल होने से पहले सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाएगी। फाइनल ऑर्डर आ जाए या फिर 1-2 दिन में डिस्कस करके हमारी बात चल रही। वैसे रीट 2021 है, 22 है, वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। और एक ऑर्डर और भी आया था, पर ये गजट बाद में आया है इसका सूचना 2000 मेंस पेपर की, तो इसको हमने भेज दिया ट्रांसलेटर के पास, उनके एडवोकेट के। तो ट्रांसलेट करके इसको आईए के थ्रू लगा देंगे और इस भर्ती को भी अपन सब्जेक्ट टू आउटकम करो। आपको चिंता करनी ये बात हमारा है, पर आपका काम है सहयोग का, वो करिए। ये हम सारा काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम वाला ये सारा हम भर्ती को इसको और रीट 2022 में जो साथी तैयारी कर रहेंगे, ज्यादा सिलेबस डिफरेंट भी नहीं है जो मैथ साइंस वाले हैं उनके लिए। तो आप चिंता ना करें, आपको भी 2022 में 21,000 वैकेंसी उन पर शामिल करवाया जाएगा सभी को। तो आप भी, आपसे जितना भी सहयोग बनता है जरूर करें। 21 वाले को, याचिकाकर्ताओं को जरूर मौका दिया जाएगा कोर्ट से। और मध्य प्रदेश की जिस तरीके से डीएलएड वाले एक्टिव हो गए हैं आपको बाहर करने के लिए, आपको होल्ड पर रखने के लिए, जिस तरीके से पंजाब के साथियों को हाई कोर्ट ने होल्ड पर रख दिया है, उनकी वैकेंसी फिल करवा के आगे भर्ती बढ़ा दी है, बीएड वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी है। इस तरीके से प्लानिंग मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं डीएलएड वाले। हम आपको सूचना दे देंगे जैसे केस लिस्टेड होगा, रीपोन होगा। जी राहुल जी, कोई भी बात हो और साथ ही अपनी कमेंट करते चलें, मैं आपकी जो भी सवालों का जवाब है जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी राहुल जी। जी, जो भी एमपी के साथी हैं, जैसे कि आपको ये जो दोनों साइड से, एक साइड से आप सभी साथी याचिकाकर्ता बनते जाइएगा, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आईए लगा के और वहां पे बने हुए हैं इंटरवेनर और याचिकाकर्ता बने हुए हैं। दूसरी साइड से यहाँ से जो डीएलएड वाले केस को ओपन करा रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि सरकार वहां पे केवीएट लगा के रखी है। चाहे वो जबलपुर हाई कोर्ट हो या फिर जो खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर, दोनों में सभी जगह केवीएट लगी हुई है सरकार की। जब तक सरकार का पक्ष नहीं सुना जाएगा तब तक ये अंतिम निर्णय नहीं होगा। दूसरी बात कि हम भी अपनी तरफ से एडवोकेट उतारेंगे, क्योंकि जैसे ही केस स्टैंड होता है हम अपनी तरफ से एडवोकेट उतारेंगे, उसमें हम अपना पक्ष रखवाएंगे। क्योंकि जब ऑलरेडी पहले ही फाइनल आउटकम करके रखी है तो इस पे अब इस पे मतलब स्टे देने की या कोई भी इनको होल्ड करने की कोई उसमें संभावना ही नहीं बनती है। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में भी यही स्थिति कि बीएड वालों को बाहर किया गया था और केवल 15,000 पोस्टों पे डीएलएड वालों को अपॉइंट किया गया था, लेकिन फिर भी उनके नियुक्ति पत्रों में वो लिखा हुआ है कि यानी कि अंतरिम फैसले के अधीन रहेगी आपकी नियुक्तियां। तो आप सभी ये सोचिए कि इनकी प्रोसेस पे भी तो इन्हीं रोक लगी हुई थी। आप कैसे बोल सकते हैं कि आके भी केवल बीएड वालों की भर्ती पे ही प्रोसेस पे रोके? भर्ती तो हो तो फिर पूरी भर्ती पे भी स्टे हो सकता है या पूरी भर्ती को रोक के रखा जा सकता है। ये थोड़ी है कि केवल बीएड वालों की। भाई जो फाइनल आउटकम है कोई भी चीज, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके केवल बीएड वालों के लिए है फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम का मतलब है कि पूरी भर्ती और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन रहेगी।
यानी पूरी भर्ती तभी आगे बढ़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट के जब तक ऑर्डर आता है। लेकिन अब ये नहीं है कि केवल बीएड वालों के लिए होल्ड किया जाए, ये तो फिर डीएलएड वालों के लिए भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वो उन सब डीएलएड वालों को जो चयनित हुए हैं, ये उन सब से सवाल जवाब पूछना चाहिए कि आप पूरी भर्ती को होल्ड कराने जा रहे हैं। ये केवल चंद्र उन लोगों के प्रयास हैं जिनके मात्र 75 और 80 नंबर मार्क्स हैं। ये पढ़ के मार्क्स नहीं ले आ सकते हैं, केवल इसी मानसिकता के साथ कि जो 130 बीएड वाला मार्क्स लेके आया है उसको वो बाहर कराने का प्रयास कर रहे हैं। भाई मेहनत करना हो तो पढ़ाई में मेहनत करो। ये डिग्री और डिप्लोमा से डिसाइड नहीं होगा कि आप प्राइमरी में टीचर बनोगे कि कौन प्राइमरी में टीचर बनेगा। ये डिसाइड करने का अधिकार एनसीटी एमएचआरडी को है, आप नहीं डिसाइड करोगे ये ये सब बात चीजें। भावनाओं की बात में अपन, ये एक मस्जिद जी हैं, ये मस्जिद मोहम्मद जी हैं, वो मैसेज लिख रहे हैं, हमने ब्रिज को सर आप मेरे को मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपकी बात को आई के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। आपका भी शायद हमारे साथ केस डिस्पोज हो गया था हाई कोर्ट से, आप बता रहे हैं कि केस चल रहा है। अभी शायद मेरे अनुसार नहीं चल रहा होगा, उस टाइम आपका एडवोकेट था हाई कोर्ट जोधपुर में, मैं था वहीं पे। तो आप मुझे मैसेज करें, ज्यादा डिटेल में जानकारी बात करेंगे अपन। पर मध्य प्रदेश से कोई भी साथी आइए अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो राहुल नामदेव जी से संपर्क करें। उनके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है राहुल नामदेव जी का 7509975775। इस पर आप संपर्क करें और आइए में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कोई भी साथी हो अपने कमेंट जल्दी फास्ट कर दें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोई बात रह जाती है हमसे तो केबीएस में आप संपर्क कर लें राहुल जी से, या जो भी है आपकी आईए का जो भी प्रोसेस है, या मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे कॉल ना करें कि मैं खुद बिजी रहता हूँ सारे कामों में। तो सारे बिल्कुल केबीएस मिल्स का जुबन सर, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। पंजाब से बीएड प्राइम टीम को जितना सल्यूट कर सके सल्यूटेबल काम कर रहे हैं उन्होंने। एक लॉट ऑफ नंबर, छोटे से नंबर, बहुत कम साथी होते हुए इतना मेहनती काम कर रहे हैं। आप सभी साथी पंजाब से बीएड प्राइम टीम से जुड़े, उन साथियों को जरूर नौकरी मिलेगी जिनको होल्ड पर रख रखा है। आप चिंता ना करें, हम आपको पंजाब हाई कोर्ट तक आपको जितवा के वहां तक आपको नौकरी तक काम करेंगे। पर अपना इस मुश्किल की वक्त में सभी बीएड का साथ दें। ये 10 जनवरी को फाइनल कोई भी हियरिंग है हाई सभी। कोर्ट हो, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, कोई भी हाई कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट से लड़ने से कोई मतलब नहीं है। जबकि इससे सारी सारी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ओरली एक्सेप्ट कर लिया था कि सारी स्टेटों की भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन रहेगी। अब कोई भी ऑर्डर कोई भी स्टेटों से लड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से होगा वही सभी हाई कोर्टों पे मान्य होगा। और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट में ही पूरा फोकस करना चाहिए और सभी स्टेटों को एक सब करना चाहिए। बिल्कुल राहुल जी, वो हाई कोर्ट में लास्ट में उनका शायद एक स्टेट है जिसका डिसीजन हाई कोर्ट से बाद में होना है, वो है पंजाब। पंजाब वाले साथियों को बाद में हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा ऑर्डर लेके जीत के। तो आप साथी चिंता ना करें, हम उस काम को भी लास्ट तक करवाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट से, मैं उनके साथी सहयोग कर रहे हैं, उनसे जुड़े पंजाब बीएड प्राइम टीम से। और मध्य प्रदेश से राहुल जी से जुड़े हैं, उनसे संपर्क करें राहुल जी से। और भी कोई काम हो तो राहुल जी से आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसा वैसा काम है अर्जेंट तो। बाकी मस्त रहिए, जो भी सूचना होगी हम आपको सोशल मीडिया या टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे देंगे। बट आप सहयोग जरूर करें, निष्क्रिय ना रहें। हम बार बार लैब आपको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी काम पर लगे रहते हैं। जो भी हमारी टीम है वो काम पे लग जाएगी कल नई साल के बाद। तो साथ ही अपनी जी कट ऑफ, जी बिल्कुल उसी देवेश कट जी, ऑफ पे करता हूँ जो साल के पहले। जी जी और देवेश अभी जी, साल के अंतिम दिन और कल से जो नया नया रहेगा उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। और नए साल में आप सभी का जीवन उज्जवल और उज्जवल हो और मतलब आपको सभी को नियुक्तियां मिलें और आपके पक्ष से फैसले आए। इसी कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। और आप एमपी से सभी साथी जरूर बने और जो भी होगा हम लोग सुप्रीम लड़ेंगे। अपनी धन्यवाद जल्दी सभी से साथी। कमेंट। बिहार से कौन है सर? बिहार से अविनायक जी हैं, एम के सर हैं, उनके नंबर मैंने पिन कर रखे हैं बिहार से अविनायक जी के और एम के सर, उनसे आप बात कर लीजिए। बिहार से सभी साथी सभी राज्यों से जुड़े हुए हैं। संजीव दा हैं पश्चिम बंगाल से, और मनसाराम जी हैं, और सुखीन मंडल जी हैं वेस्ट बंगाल से। उनसे भी आप सभी राज्यों के साथी हमारे जुड़े हुए हैं। जैसे हिमाचल के साथी हैं हमारे भूपेंद्र जी हैं, और रजनीश जी हैं, और राजेश गौतम जी हैं। सभी स्टेटों से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो भर्तियां चल रही हैं उन स्टेटों में और जिनको होल्ड पर रख रखा है। तो सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नववर्ष आने वाला है, आपको सरकारी जॉब मिले और एक अच्छा बेहतरीन जीवन मिले आपको। तो ये परिस्थिति वाले दिन भी निकल जाएंगे, एक दिन जरूर जीतेंगे हम। आप सभी की, हम सभी की मेहनत जरूर
कामयाब कामयाब होगी। और आप इसी तरह अपने सभी साथियों तक अपनी बात को आपकी, क्योंकि एक कड़ी से जुड़ना है हम सभी को, क्योंकि एक बंदा तो कहीं किसी को सारी बातें नहीं पहुंचा सकता, तो आप कड़ी हो, कड़ी के चैन के रूप में जुड़ेंगे अंतिम जो ढाणी ढाणी तक, गांव गांव तक सारे साथी बीएड उन तक अपनी बात पहुंचेगी, तो वो जुड़ेंगे अपन से। क्योंकि एक बंदा कहीं जब हम अकेले चले थे, आज बहुत बड़ा अपना परिवार हुआ है, तो धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है। आपका दायित्व है परिवार को बढ़ाएं और सभी साथियों तक अपनी बात पहुंचाएं और अखिल भारतीय बीएड संघ से जुड़ें। और राहुल जी, आपकी भी बात हो तो एक बार लास्ट कर दीजिए, ये बहुत लंबा सेशन हो गया, क्योंकि ये बहुत दिन बाद लाइव बस किया बस राहुल जी। जी 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 देवेश जी, लाइव में बस यही है कि सभी को शुभकामनाएं देने के लिए ही आए थे, और बाकी जो भी है, क्योंकि केस 10 तारीख को फाइनल सुनवाई के लिए लगा हुआ है, तो जितने भी मध्य प्रदेश के साथी हैं, ये केवल लास्ट 4th आईए लग रही है, इससे पहले 3 आईए लग चुकी हैं और ये 4th अंतरिम आईए है। जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग याचिकाकर्ता बन सकते हैं, बन जाइए। इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल सुनवाई हो जाएगी, इसके बाद आप कहीं भी पिटिशनर नहीं बन पाओगे। ये चीज आप कान खोल के सुन लीजिए। इसलिए जिसको जुड़ना राहुल जी, है वो जल्दी से जल्दी 5 तारीख तक साथ से जुड़ जाए। बिल्कुल राहुल जी, कुछ लोग बोलते हैं हम बाद में कोर्ट चले जाएंगे, बाद में कोर्ट एक ही बात बोलता है, जब आप प्रेजेंट में वर्तमान में अपने अधिकारों के लिए अवेयर नहीं हो तो बाद में कोर्ट डिसमिस कर देता है उन मामले को, कुछ सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि प्रेजेंट में जो अपने अधिकारों का अवेयरनेस होता है उसको लाभ जरूर सुप्रीम कोर्ट देता है। भाई तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से लड़ने से कोई मतलब नहीं है। जब आप सुप्रीम कोर्ट से ही याची को लाभ हो जाएगा, आपको वहीं से डायरेक्ट लाभ हो जाएगा, क्योंकि आप एक अलग से एडवोकेट हायर करके नहीं बेच सकते। 4-8 बंदे मिलके हम पिटिशनर लगाएंगे, 50-60-70 हजार रुपए खर्चा आएगा। यहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भार कम है सभी पे। और अगर एक आप 10 लोग मिलके जाएंगे हाई कोर्ट से, तो अभी 50 हजार रुपए और 1 लाख आप अपनी तरफ से करोगे, तो पर कैंडिडेट 10 हजार 5 हजार रुपए तक तो वहन करना पड़ेगा। इसीलिए अभी जितने कम पैसे में आप लोग यहाँ पिटिशनर बन रहे हैं, यहीं से अगर आपको लाभ हो जाता है, तो आप लोग इसका मौके का फायदा उठाइए। वरना फिर तो ये है कि समझाना ही है, क्योंकि हम बीएड वाले हैं, आप भी बीएड वाले हैं, चयनित हैं, हम भी चयनित हैं, आपके हित की ही बात करेंगे। और आप हमें भी देख सकते हो कि हम भी पेटिशनर बने हुए हैं, तो हम कोई अपने लिए गलत तो कर नहीं रहे हैं। अगर कोई भी स्टैंड ले रहे हैं, तो अपने लिए तो कोई भी बंदा अलग गलत नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको ये चीजें सोच के चलना चाहिए। जिनको डर रहे सरकार के भरोसे है, तो फिर सरकार के भरोसे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल भाई, हमारी अखिल बाकी भारतीय बीएड संघ साथी हैं जो सदस्य हैं, सारे सिलेक्टेड हैं, चाहे मैं हूँ, बिशन जी, राहुल जी, कोई भी हो, सारे टीम के मेंबर सिलेक्टेड हैं, किसी भी स्टेट से हो। तो सभी साथी जो राजस्थान के साथी सवाल कर रहे हैं, 36 हैं वो राजस्थान, तो उन साथियों को बता दूं कि याचिका करता हूँ मौका उसी कट ऑफ पे मिलेगा जो पुरानी कट ऑफ थी, आप चिंता ना करें। और ब्रिज कोर्स का तोड़ हमारे पास सब बातों का तोड़ है। आफ्टर जॉब की प्रोसेस की बात है, हमारे पास सारी बातों का तोड़ है, आप चिंता ना करें, ब्रिज कोर्स का भी तोड़ है। और जी जी देवेश जी, और एक बात और कह के मैं अपनी बात को बस खत्म करना चाहूंगा कि साल के अंतिम यानी 2022 साल के अंतिम दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ अगले साल यानी 1 तारीख जो 2023 का आपके जीवन में मतलब खुशियां लाए, और आपके वो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, यानी इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी यूट्यूबर हैं हमारी बात को सुन रहे हैं, तो उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो बीएड धारी हैं, देश के कोने कोने तक आपका भी कर्तव्य बनता है। जैसे सभी साथी जुड़े हुए हैं यूट्यूबर हमसे, तो आप भी हमारी बात को सभी उन बीएड धारियों तक पहुंचाएं जो देश के लास्ट पायदान पे अंतिम कोने कोने तक है, क्योंकि बहुत सारे हमारी रीच नहीं है तो आपकी रीच है, और उन तक आप बात पहुंचाएं। और सभी साथी चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, और चैनल यूट्यूब की लिंक को सभी साथियों तक पहुंचाएं जो बीएड कर रहे हैं या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की। तो सभी साथियों को बहुत बहुत सभी के सवाल सॉल्व हो चुके हैं लीगल पॉइंट पे, आप चिंता ना करें, हम मजबूत हैं। सारी यहाँ पे सारी बातें बताई नहीं जाती, लीगल पॉइंट हैं, और आप चिंता ना करें। सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी साथियों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और